देखो हम टॉपिक देख रहे थे घर्षण वाला, और कल आपने देखा था घर्षण क्या है, घर्षण के कारण, घर्षण के लाभ, घर्षण से हानियाँ, घर्षण को बढ़ाने के उपाय और घर्षण को कम करने के उपाय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घर्षण के प्रकारों के बारे में। घर्षण के प्रकार, तो घर्षण के प्रकार में सामान्यतः हमें देखना है सबसे पहले स्थैतिक घर्षण के बारे में। स्थैतिक घर्षण, इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे किसकी, गतिक घर्षण। कौन सा घर्षण हो जाएगा? गतिक घर्षण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थैतिक घर्षण है क्या। स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया है स्थैतिक घर्षण में जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान के चलिए ये अपने पास एक आधार है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोई पिंड नाम दे दिया, और इसके ऊपर हमने एक और वस्तु रख दी, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक पिंड हो जाएगा। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर इसको खिसकाएंगे, चलाएंगे और उसका क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, माने चलाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। फिर भी पहला पिंड विरामावस्था में ही रहता है। पहला पिंड मतलब ये वाला, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इस वाले पिंड को नंबर 2 दे देते हैं। देखो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर क्या किया जा रहा है? चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और फिर भी पहला पिंड कैसा है? विराम अवस्था में ही है। पहला पिंड किस प्रकार की अवस्था में है? विराम अवस्था में ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य, इस पिंड का निचला हिस्सा और दूसरे वाले पिंड का ऊपरी हिस्सा, दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। जैसे कोई भारी वस्तु रखी हुई है किसी जगह पे, और आप क्या करें? उस भारी वस्तु को धक्का दें या खिसकाने का प्रयास करें, तो आप खिसकाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वस्तु खिसक रही है? नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ पर उस दोनों वस्तुओं के मध्य कौन सा घर्षण काम कर रहा है? स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है। तो ये हो गई हमारी स्थैतिक घर्षण की परिभाषा। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी पहला वाला जो पिंड रहता है, ये पहला वाला पिंड किस अवस्था में रहता है? विराम अवस्था में रहता है। पहला वाला पिंड किस अवस्था में रहता है? विराम अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार के घर्षण को हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। भाई पहले पिंड को हम चलाने का प्रयास तो कर रहे हैं, फिर भी ये किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। मान के चलिए कि कोई भारी वस्तु रखी है, उसके ऊपर आप धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो किस अवस्था में है? आपकी विराम अवस्था में। तो जिसके ऊपर वो वस्तु रखी गई है और जो वस्तु रखी गई है, उन दोनों के जो संपर्क तल होंगे, दोनों के संपर्क तलों के मध्य कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण काम करेगा। कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण काम करेगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी स्थैतिक घर्षण की। इसके बाद हम देखेंगे गतिक घर्षण की डेफिनेशन, और गतिक घर्षण की डेफिनेशन देखने के पहले हमें एक परिभाषा देखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति कौन सी स्थिति हो जाएगी? सीमांत संतुलन की स्थिति। सीमांत संतुलन की स्थिति होती क्या है? इसमें होगा क्या? एक पिंड ये हो जाएगा आपका, दूसरा पिंड इसके ऊपर रखा गया, इसको अपन मान रहे हैं पहला वाला पिंड, इसको मान रहे हैं हम दूसरा वाला पिंड। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, और पहला पिंड चलने के लिए ठीक तैयार रहता है, चल रहा है,
नहीं चल रहा, चलने के लिए कैसा है, ठीक तैयार। तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर क्या किया जाता है, चलाया जाता है, और पहला जो पिंड होता है वो कैसा होता है, ठीक चलने के लिए कैसा होता है, तैयार होता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या होता है, एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर ठीक चलने के लिए कैसा होता है, तैयार होता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। और सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को, कौन सी स्थिति देख रहे हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति। इस स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है। कौन सा घर्षण कहा जाता है, सीमांत घर्षण। देखो परिभाषा में केवल एक शब्द परिवर्तित होगा। हम स्थैतिक घर्षण में बता रहे थे कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी पहला पिंड किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है, तो दोनों पिंडों के जो संपर्क तल रहेंगे उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। उसके बाद फिर हमने एक कंडीशन देखी, सीमांत संतुलन की स्थिति। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने के लिए तैयार, मतलब चलाने का प्रयास किया जाता है, और पहला जो पिंड होता है वो ठीक चलने के लिए तैयार होता है, अभी चल नहीं रहा, चलने के लिए कैसा है, तैयार है। तो इस प्रकार के कंडीशन को या संतुलन को क्या कह सकते हैं हम, सीमांत संतुलन। और सीमांत संतुलन की स्थिति में दोनों पिंडों के जो संपर्क तल होते हैं उनके मध्य जो बल काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण को क्या कह सकते हैं, सीमांत घर्षण कह सकते हैं। इसके अलावा अब जो अगली डेफिनेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, गति के घर्षण की। तो नाम से स्पष्ट है, गति होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम कह रहे थे कि ठीक चलने के लिए तैयार होता है, और अब हम क्या कहेंगे कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, और जो पहला वाला पिंड होता है ये ठीक अभी चलने के लिए तैयार हो गया था, तो पहला वाला पिंड दूसरे वाले पिंड के ऊपर क्या करेगा, गति करेगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि ये पिंड हमारा ये हो गया, दूसरा पिंड ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका, और ये सेकंड हो गया। पहला पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है, तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य काम करने वाला घर्षण कौन सा घर्षण हो जाएगा, गत्यक घर्षण हो जाएगा। बात समझ में आई। तीनों कंडीशनों को थोड़ा एक बार एक एक शब्द में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने घर्षणों के प्रकारों में किसको देखा, स्थैतिक घर्षण को देखा। किसको देखा, स्थैतिक घर्षण को देखा। इसमें जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी पहला पिंड किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है। तो इस प्रकार दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कौन सा घर्षण, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण में हमने क्या देखा कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड चलने के लिए कैसा होता है, तैयार होता है। तो इस प्रकार के घर्षण को क्या कहते हैं, दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। और अगले में हो जाएगा आपका गत्यक घर्षण। गत्यक घर्षण का मतलब क्या हो गया, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर क्या किया जाता है, चलाया जाता है, तो दोनों पिंडों के मध्य अब ये चलेगा, गति करेगा, तो पहला पिंड कैसा हो जाएगा, दूसरे पिंड के ऊपर गतिशील हो जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहा जाता है, गत्यक घर्षण कहा जाता है। कौन सा घर्षण कहते हैं, गत्यक घर्षण कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन देखनी है हमें, एक लौटने के घर्षण के बारे में और एक सर्पीय घर्षण के बारे में। अब हम घर्षण के प्रकारों में पढ़ेंगे सर्पीय घर्षण, और एक देखेंगे हम कौन सा घर्षण, लौटने के घर्षण। सर्पीय घर्षण, और फिर देखेंगे हम क्या, लौटने के घर्षण। तो सर्पीय घर्षण में बताया गया है
जब एक पिंड क्या करता है, दूसरे पिंड पर फिसलता है। एक पिंड ये है नीचे वाला, और एक पिंड ये है। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है, फोकस किसके ऊपर करना है, फिसलता है। जैसे मान के चलिए एक पुस्तक को टेबल के ऊपर रख करके हम उस पुस्तक को टेबल के ऊपर खिसकाते हैं, तो एक पिंड तो अपना पुस्तक के रूप में काम कर रहा है और एक पिंड क्या है, टेबल। तो जब एक पिंड के ऊपर दूसरे पिंड को फिसलाते हैं तो दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है, सर्पी घर्षण कहा जाता है। अब इसमें आप एक बात ये ध्यान रखें कि आप पुस्तक को रख करके किसके ऊपर, टेबल के ऊपर रख के खिसका रहे हैं, तो क्या पुस्तक का तल टेबल के तल से बार बार बदलेगा, नहीं बदलेगा। जो शराब पुस्तक का टच कर रहा है आप उसको खिसकाते जाएंगे तो वही तो संपर्क में रहेगा, तो संपर्क तल बदले नहीं बदलेंगे। तो इस प्रकार के घर्षण में जो पिंडों के संपर्क तल होते हैं, संपर्क तल वही रहते हैं, संपर्क तल वही रहते हैं, मतलब संपर्क तलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब संपर्क तलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो घर्षण की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। घर्षण की वैल्यू कैसी हो जाएगी, अधिक। जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण का जो मान होगा ये कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सर्पी घर्षण का मान कैसा हो जाएगा, अधिक। बात समझ रहे हैं, सर्पी घर्षण का मान अधिक होने का कारण क्या है। सर्पी घर्षण के मान को अधिक होने का कारण केवल यही है कि जो दोनों पिंडों के संपर्क तल हैं वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, इस कारण वहाँ पर घर्षण बल का मान कैसा हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा, सर्पी घर्षण के बारे में देखा। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को ही हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण में जो संपर्क तल होते हैं पिंडों के वो वही रहते हैं, मतलब संपर्क तलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब संपर्क तलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान कैसा होगा, अधिक। जैसे कोई व्यक्ति एक पुस्तक को टेबल के ऊपर रख करके फिसलाता है या खिसकाता है, तो टेबल के ऊपरी पृष्ठ और पुस्तक के निचले पृष्ठ के मध्य कार्य करने वाला घर्षण ही सर्पी घर्षण होता है। बात समझ गए। इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर कौन सा दिया गया है, लौटने के घर्षण। कौन सा घर्षण, लौटने के घर्षण। मतलब ऐसे समझ चाहिए कि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो साइकिल के पहिए का बार बार चलेगी जब, तो साइकिल के पहिए का अलग अलग भाग ज़मीन के संपर्क में आएगा तो संपर्क तल तो बदल जाएंगे, और संपर्क तल बदल जाएंगे तो अभी तो फिसला रहा था। अब क्या कह रहे हैं हम कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर क्या किया जाता है, लुढ़काया जाता है। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर लुढ़काया जाता है, मतलब एक पत्थर को या एक भारी वस्तु को या गेंद को रख करके आप उसको ऐसे धक्का दे दीजिए ज़मीन पर, तो वो लुढ़कती हुई आगे की हो जाएगी। अब लुढ़कती हुई जब आगे की हो जाएगी तो दोनों के संपर्क तल तो बदलेंगे ही। जैसे यहाँ पर यदि हम इसको एक सरफेस मान लें और ये हो गया एक पहिया या गोल वस्तु हो गई, अभी इसका ये वाला संपर्क वाला भाग है, जब ये वस्तु यहाँ पे पहुँचेगी इस जगह तो ये वाला संपर्क वाला भाग हो जाएगा। जब और आगे जाएगी यहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला भाग इस ज़मीन को या सरफेस को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो संपर्क तल कैसे हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लौटने के घर्षण में जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर क्या किया जाता है, लुढ़काया जाता है, तो दोनों पिंडों के जो संपर्क तल होते हैं, दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, लौटने के घर्षण कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, संपर्क तल परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से तल परिवर्तित हो जाते हैं, संपर्क तल कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब संपर्क तल परिवर्तित हो जाएंगे तो लौटने के घर्षण का जो मान होगा वो कैसा हो जाएगा, कम। लौटने के घर्षण का मान कैसा हो जाएगा, कम। तो आपने देखा होगा कि किसी वस्तु को यदि आप ऐसे ही खींचते ले जाएं तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी,
कब? जब उसके मध्य कौन सा घर्षण हो रहा हो? सर्पी घर्षण। और यदि उसके मध्य कौन सा घर्षण हो रहा हो? लौटने के घर्षण। तो इसकी अपेक्षा में कम बल लगाना पड़ेगा, कम ताकत लगानी पड़ेगी, उसको आसानी से लुढ़काते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो ये दोनों घर्षणों में क्या हो जाएगा अंतर? यहाँ उदाहरण रख सकते हैं कि साइकिल का पहिया जब घूमता है तो उसका साइकिल के पहिए का जो सरफेस होता है, मतलब उसका जो तल होता है, वो बार बार ज़मीन के तल के साथ कैसा होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी घर्षण के प्रकारों में। घर्षण के प्रकारों में आपने किस किस को देखा? स्थैतिक घर्षण को देखा, सीमांत घर्षण को देखा, गतिज घर्षण को देखा, सर्पी घर्षण को पढ़ा और लौटने के घर्षण को पढ़ा। अब दिया गया है घर्षण के नियमों के बारे में। किसके बारे में? घर्षण के नियमों के बारे में। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घर्षण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। और घर्षण के नियमों में आपको ध्यान रखना है, घर्षण के नियमों में, घर्षण के नियम सबसे पहले हम देखेंगे किसके अंतर्गत? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण के नियम। तो सबसे पहले स्थैतिक घर्षण के नियम में हम लिख सकते हैं, इसमें बताया जाता है कि घर्षण सदैव गति का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण सदैव किसका विरोध करता है? गति का। गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब आपने देखा होगा घर्षण जिस दिशा में गति होती है उस गति के विपरीत दिशा में काम करता है। तो गति यदि किसी वस्तु में आगे की ओर हो रही है तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। तो घर्षण क्या कर रहा है फिर? गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल सदैव कहाँ पर लगता है? गति की विपरीत दिशा में। इस कारण बताया गया है कि घर्षण सदैव गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दिशा होती है, घर्षण की जो दिशा होती है वो गति की दिशा के कैसी होती है? विपरीत होती है। इस कारण घर्षण सदैव गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो सीमांत घर्षण तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण में एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर ठीक चलने के लिए कैसा होता है? तैयार। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सीमांत घर्षण है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तलों की प्रकृति के ऊपर। तलों की प्रकृति पर। और ये तल कौन से हैं? दोनों पिंडों के संपर्क तल हैं। कौन से तल हो जाएंगे? दोनों पिंडों के संपर्क तल। तो जो सीमांत घर्षण होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती है? ना तो ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ना ही इसकी आकृति कैसी है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बस डिपेंड किसके ऊपर करेगा? तल की प्रकृति कैसी है, खुरदरापन है कि नहीं है। यदि खुरदरापन जितना ज़्यादा होगा घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल प्रकृति के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और किस पर डिपेंड नहीं करता है? आकृति पर। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया नियत हो, कब डिपेंड नहीं करेगा? जब अभिलंब प्रतिक्रिया कैसा होगा? नियत होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर कैसा हो? नियत हो। ये कंडीशन बताई गई है कि सीमांत घर्षण तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, तलों की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। कब निर्भर नहीं करेगा? जब अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर का मान कैसा होगा? नियत होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ काम करता है? देखो, जैसे आपने इस वस्तु को एक सरफेस पे रख दिया तो इस वस्तु का भार कहाँ पे काम करेगा? नीचे की ओर। तो उसी भार के विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक बल काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में समझ गए।
अविलंब प्रतिक्रिया बल सदैव कहाँ पर लगेगा? उस वस्तु के भार के विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो किसी वस्तु के भार के विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो सीमांत घर्षण का मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तल की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कब? जब अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर का मान कैसा होता है? नियत। सीमांत घर्षण, अगली कंडीशन में हम देख रहे हैं कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के लिए लिख रहे हैं हम क्या? Fs। सीमांत घर्षण बल यानी क्या हो जाएगा? Fs हो जाएगा। अब ये आपका अविलंब प्रतिक्रिया जो होता है कैपिटल आर, इसके कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल Fs समानुपाती अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर। अब जब हम क्या करते हैं? समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें किसी न किसी नियतांक की आवश्यकता होती है। तो इस वाले स्टेप को हम कैसे लिखेंगे? Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर का चिन्ह लगाया, क्या आ जाएगा? नियतांक। किसको लगा देंगे? नियतांक को लगा देंगे। तो जहाँ म्यू एस एक क्या है? नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक। बात समझ गए? ये थे आपके घर्षण के नियम, स्थैतिक घर्षण के नियम। स्थैतिक घर्षण के नियम में हमने देखा कि घर्षण सदैव गति का क्या कहता है? विरोध कहता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। किसकी? गति की। सीमांत घर्षण किसके ऊपर डिपेंड करता है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तलों की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कब? जब अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर की वैल्यू कैसी हो? नियत हो। और सीमांत घर्षण जो आपका होता है Fs, ये अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर के कैसा होता है? समानुपाती। अर्थात Fs समानुपाती क्या बनेगा? आर। और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो किसको लगा देंगे? म्यू एस को। जहाँ म्यू एस एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। एक स्टेप और बनाया जा सकता था। इस आर का क्या कर देते? पक्षांतर। तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती? म्यू एस। म्यू एस बराबर क्या बनता? Fs बटे आर। तो ये डेफिनेशन बन जाती है आपकी किसकी? स्थैतिक घर्षण गुणांक की। नहीं बन जाएगी डेफिनेशन? यहाँ पर दिया गया सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर। सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर के अनुपात को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। परिभाषा बन जाएगी इसकी। तो ये नियम कौन से थे आपके? स्थैतिक घर्षण के नियम थे। इसके बाद हमें किसके देखना है? गतिक घर्षण के नियम देखने। किसके नियम देखने हैं? गतिक घर्षण के। तो गतिक घर्षण के नियम भी लगभग आपके सेम ही रहेंगे। इसके बिंदु कुछ आपके इसमें आ जाएंगे, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। गतिक घर्षण के नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण गति का क्या करेगा? विरोध। किसका विरोध करेगा? गति का विरोध करेगा। गति का विरोध क्यों कहता है? क्योंकि गतिक घर्षण किसके विपरीत काम करेगा? गति की दिशा के विपरीत काम करेगा। इस कारण गतिक घर्षण किसका विरोध करता है? गति का सदैव क्या करता है? विरोध करता है। तो गतिक घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? क्षेत्रफल, तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर। किसके ऊपर? क्षेत्रफल या किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? आकृति पर। पुराने वाले पॉइंट नहीं है, तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा हमें देखना क्या है? अगली लाइन यही बदली है, बाकी का सब आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका गतिक घर्षण था
गति के घर्षण, इसमें हमने ये जो पॉइंट देखे ये आपके किसके साथ मिल रहे हैं, स्थैतिक घर्षण के साथ मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा गति के घर्षण F के, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण क्या F के, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण ये समानुपाती होता है किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के। तो F के समानुपाती क्या बनेगा, कैपिटल R। अब समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो किसको लगा देंगे, म्यू के को, वही टू में क्या हो जाएगा R। जहाँ म्यू के एक क्या है, नियतांक है, म्यू के क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, जिससे गति के घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू के को क्या कहा जाता है, गति के घर्षण गुणांक कहा जाता है, गति के घर्षण गुणांक। म्यू के को क्या कहा जाता है, गति के घर्षण गुणांक। अब म्यू के की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका म्यू के बराबर एफ के अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गति के घर्षण गुणांक किसे कहा जा सकता है, गति के घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, गति के घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहा जाता है, गति के घर्षण गुणांक कहा जाता है।